हाय क्लास, आज हम पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस। और रूल ऑफ इन्फ्रेंस में हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप इस तरह के एग्जाम्पल्स खुद ब खुद सॉल्व कर लोगे। लेकिन अब इसमें कुछ टर्म्स यूज हो रही हैं लाइक प्रीमाइजेस, कंक्लूजन, जो इससे पहले हमने नहीं पढ़ी हुई। तो पहले हमें ये देखना होगा कि प्रीमाइजेस क्या हैं, कंक्लूजन्स क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, किस बेस पे हम इन आर्ग्यूमेंट्स को यूज करते हैं, बनाते हैं और फिर इनसे अपना रिजल्ट ड्राइव करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स, प्रीमाइसेस, कंक्लूजन, वैलिड एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, पॉलिसीज क्या होते हैं, एंड देन ऑल द लिस्ट ऑफ रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस। जब आप ये पूरा लेक्चर कवर कर लोगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व। ओके क्लास, अब आर्ग्यूमेंट देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट हमारे पास किस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल स्ट्रॉबेरीज आर रेड एंड आई हैव अ स्ट्रॉबेरी देयरफॉर इट मस्ट बी रेड। तो ये एक हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है और इस आर्ग्यूमेंट में हमारे पास सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट है दैट एंड्स विद एन कंक्लूजन। हमारा जो दैट्स एंड विद अ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है? देयरफॉर के बाद जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने रेड से, ये कंक्लूजन है। और ये जो ऑल येलो स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर द प्रीमाइसेस। और दिस होल स्टेटमेंट, प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन, मेक अ आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऐसा सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट है जो लीड्स करेगा टुवर्ड्स अ कंक्लूजन। और जो हमारे पास ये स्टेटमेंट्स हैं, जो अजम्पशंस हैं, जिसकी बेस पे हमारा आर्ग्यूमेंट बेस करता है, दैट्स कॉल्ड आर प्रीमाइसेस। एंड कंक्लूजन इज द लॉजिकल रिजल्ट दैट डिराइव्स फ्रॉम द प्रीमाइसेस। इन प्रीमाइसेस से आप जो कंक्लूजन ड्राइव करते हो वो आपके पास लॉजिक्स में भी कंक्लूजन ही कहलाएगा। सो आर्ग्यूमेंट हमने इसमें कवर किया, प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन। Let's see now what is the valid argument and what is invalid. Now we have valid and invalid argument. हमारे पास प्रीमाइसेस हैं, हम कंक्लूजन ड्राइव करें, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आपने जो कंक्लूजन प्रीमाइसेस से ड्राइव किया इट्स अ वैलिड आर्ग्यूमेंट और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट? So if the premises were true and conclusion would also be true, so we can say that it is a valid argument. For example, all strawberries are red and I have a strawberry. Therefore it must be red. तो जब भी मेरे पास स्ट्रॉबेरी है और वो रेड भी है तो इसका मतलब है ये लॉजिकली वैलिड आर्ग्यूमेंट है। और इसी तरह अगर हम कहते हैं ऑल स्ट्रॉबेरीज आर रेड एंड आई हैव अ रेड फ्रूट, तो इट डजेंट मीन दैट इट इज अ स्ट्रॉबेरी। हमें ये तो पता है कि सब स्ट्रॉबेरीज रेड होती हैं, कोई स्ट्रॉबेरी हमने पिक कर ली तो वो रेड होगी। लेकिन अगर मेरे पास कोई भी रैंडमली मैंने सेलेक्ट किया कोई रेड फ्रूट आ गया है तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मैं इसको ये कह दूं कि क्योंकि ये रेड है तो ये स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, तो इसी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स वेयर प्रीमाइसेस आर ट्रू बट दैट लीड्स टुवर्ड अ फॉल्स कंक्लूजन इज कॉल्ड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। आपके पास प्रीमाइसेस तो ट्रू थे लेकिन जो कंक्लूजन आपने ड्राइव किया वो फॉल्स है, तो दैट्स कॉल्ड द इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। तो जब हम इनवैलिड आर्ग्यूमेंट देते हैं या कंक्लूजन फॉल्स ड्राइव करते हैं तो दैट्स कॉल्ड अ फॉलिसीज, रीजनिंग दैट लॉजिकली इनवैलिड। तो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट हमारे पास पॉलिसीज कहलाते हैं और हम पॉलिसीज की तरफ लीड ना करें इसलिए हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे लाइक रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस, जिसमें हमारे पास मॉडस पोनेंस, मॉडस टॉलेंस, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, डिसजंक्शन सिलोजिज्म, एडिशन, सिंप्लीफिकेशन, कंजंक्शन एंड रेजोल्यूशन है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हर रूल को देखते चले जाएंगे। जब आपको ये तमाम रूल समझ में आ जाएंगे तो आपने को इसे रटना नहीं है। ठीक है, आपको याद नहीं करना, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये रूल किस तरीके से बिल्ट हुए, तो आप खुद ही इसकी बेसिस पे रीजनिंग कर लोगे और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप आराम से रीजनिंग की तरफ जा सकते हैं एंड रीजनिंग से कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड ऑफ दिस लेक्चर। So the statement of modus ponens is P implies Q is true and P is true leads toward the conclusion that Q is also true. तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मतलब है, हम इससे पहले ट्रुथ टेबल से समझते हैं और फिर अपने एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आप ट्रुथ टेबल देखो तो क्वेश्चन में मॉडस पोनेंट कहता है P implies Q is true, तो P implies Q ट्रुथ टेबल में 3 टाइम्स ट्रू आ रहा है, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। और अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज P इज ऑल्सो ट्रू, तो अगर हम ट्रूथ टेबल में देखें P कहाँ कहाँ ट्रू है, इन दैट केस P इज फॉल्स, इन दैट केस P इज फॉल्स, इन दैट केस P इज ट्रू बट P implies Q इज फॉल्स, तो हम ये केस भी नहीं ले सकते। एंड हेयर P इज ट्रू, तो इसका मतलब है कि हम इसकी बात कर रहे हैं व्हेन P इज ट्रू एंड
P implies Q is true. तो जब P भी ट्रू है, P implies Q भी ट्रू है, तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि Q भी आपके पास क्या आएगा, ट्रू आएगा. सो दिस इज दी P implies Q is true and P is true. We can conclude that Q is also true. ये हमने देख लिया ट्रुथ टेबल से. ओके, नेक्स्ट कहते हैं कि अगर आप इस P लेते हो कि P भी ट्रू है एंड P implies Q भी ट्रू है, और आप देखते हो इट लीड्स टूवर्ड द Q इज ऑल्सो ट्रू, तो अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएं तो लीड्स टूवर्ड अ टोटोलॉजी. और अगर आपको ये नहीं पता कि टोटोलॉजी क्या है, तो डोंट वरी, आई हैव रिकॉर्डेड अ लेक्चर ऑन इट. आप जाएं डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप यहाँ मेंशन कर दूंगी मैं कार्ड स्लाइड पे, आप देख लें, आपको पता चल जाएगा टोटोलॉजी क्या है. ओके, सो टोटोलॉजी में हमें एंड में सब ट्रू स्टेटमेंट मिलते हैं, तो यहाँ हमें सब ट्रू स्टेटमेंट मिलते हैं. इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट इन्होंने कहा है इट्स अ वैलिड स्टेटमेंट. तो P मॉडस पोनेंट कहता है P implies Q is true and P is true, तो it leads toward a conclusion that Q is also true. हमने दो तरीकों से देख लिया, इसका टोटोलॉजी देख लिया, इसका ट्रुथ टेबल देख लिया. अब थर्ड वे जिससे हम इसे समझते हैं वो है इसकी एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में कहते हैं इफ द फ्रूट इज स्ट्रॉबेरी देन इट इज रेड. वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कहते हैं ओके इफ इट इज अ फ्रूट and is a strawberry and it is implies that it is red, and I said that I have a fruit which is strawberry, so you can conclude that it must be red. So there is therefore it is red. तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हम मॉडस पोनेंट को इन वर्ड समझ सकते हैं. ठीक है. ओके, व्हाट अबाउट P implies Q is true and Q is true. तो क्या हम P ड्राइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते. ये हमने देखा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. अगर मैं इसको भी आपको ट्रुथ टेबल से समझाऊं तो देखिए P implies Q is true इन तीन केसेस में ट्रू था, और Q अगर आप देखो ट्रू कहाँ पे आ रहा है, आपको ट्रू यहाँ भी मिलता है और Q यहाँ भी ट्रू मिलता है. तो एक दफा हमें P ट्रू मिलता है, एक दफा P फॉल्स मिलता है. तो अगर P implies Q ट्रू है और Q ट्रू है तो आप P भी ट्रू होगा ये स्टेटमेंट नहीं ड्राइव कर सकते. ये नहीं है मॉडस पोनेंट. ये बात इसलिए समझाई यहाँ पे क्योंकि इट लुक्स सिमिलर लाइक मॉडस पोनेंट बट इट इज नॉट. ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें. P implies Q is true is not leads toward P is true, but P is implies Q is true and P is true, it leads toward Q is true. That is the modus ponens rule. Okay, after modus ponens we leads toward modus tollens rule. It looks very similar like modus ponens rule, but there is a different, and now I am discussing what is the main difference in these two. इसमें कहते हैं कि अगर P implies Q true है एंड निगेशन Q ट्रू है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल से लो आप, इफ द फ्रूट इज स्ट्रॉबेरी देन इट इज रेड, और हम कहते हैं इट इज नॉट रेड. ठीक है, निगेशन Q मीन्स इट इज नॉट रेड इम्प्लाइज दैट इट इज नॉट स्ट्रॉबेरी. जब हमने कह दिया कि सब स्ट्रॉबेरीज रेड है होती हैं या नहीं होती हैं, अभी हम अज्यूम करें कि इफ ऑल स्ट्रॉबेरीज आर रेड, और मैं कहती हूँ जो मेरे पास फ्रूट है ये रेड तो नहीं है, तो आप समझोगे इट्स नॉट अ स्ट्रॉबेरी. ठीक है, so that is the modus tollens. If negation Q is true, it implies that negation P is also true. अब अगर ट्रुथ टेबल से समझें तो देखें P implies Q is true हमें मिलता है यहाँ, यहाँ एंड यहाँ, और negation Q true हमें मिलेगा in that case and in that case. तो अब इधर negation Q तो true है but P implies Q false है, लेकिन इसमें ये दोनों true है. P implies Q भी true है, negation Q भी true है. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास, अब P देखते हैं क्या है. P भी हमारे P हमें मिल रहा है फॉल्स, का मतलब क्या होगा, निगेशन P ट्रू होगा. ठीक है, निगेशन Q ट्रू है तो निगेशन P ट्रू होगा इन दैट केस. और इसी तरह जब हम इस पूरे स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटोलॉजी. तो ये भी एक प्रूफ रूल हो गया, एक वैलिड आर्ग्यूमेंट हो गया. जब भी आप कभी इसे यूज करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट्स में, आप वैलिड आर्ग्यूमेंट्स की तरफ जाएंगे, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स की तरफ नहीं जाएंगे. ठीक है, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक दफा. P implies Q is true and negation Q is true implies that negation P is true. मॉडस पोनेंट क्या था, P implies Q is true and P is true implies Q is also true. ठीक है, ये मॉडस पोनेंट, ये हो गया मॉडस टॉलेंट. दो रूल हो गए. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट रूल इज हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म. इसमें हमारे पास सब इम्प्लाइज के सिंबल्स हैं. P implies Q is true, Q implies R is true implies that P implies R is also true. For example, if I do not pay taxes and I will committing a crime. If I am commit a crime, then I could go to jail.
तो जहां ये स्टेटमेंट खत्म हुआ वहां से ही नेक्स्ट स्टेटमेंट शुरू और लीड्स कर रहा है आई कुड गो टू द जेल, देयरफॉर आई कैन कंक्लूड दैट इफ आई डू नॉट पे टैक्सेस देन आई कुड गो टू द जेल। तो अब आप जितने भी स्टेटमेंट अपने आर्ग्यूमेंट्स में देखें जहां आप कुछ इस तरह से देखते हो कि आपका एक स्टेटमेंट लीड्स कर रहा है दूसरे स्टेटमेंट की तरफ और दूसरा स्टेटमेंट इसी से स्टार्ट हो रहा है और आर की तरफ लीड कर रहा है, तो आप कह सकते हो P implies R, P implies R, दैट्स इज हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। और टोटोलॉजी मिलेगा जब आप इसका भी ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे। डिसजंक्टिव सिलोजिज्म समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि डिसजंक्शन क्या था। इफ यू रिमेंबर, और अगर आपने डिसजंक्शन कंजंक्शन नहीं पढ़ा तो आप पहले वो लेक्चर पढ़ लें मेरा, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं P स्टेटमेंट एंड Q स्टेटमेंट तो हमें मिलता है ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और P और Q अगर हम देखें तो वी हैव ट्रू, जहां पे एक भी ट्रू मिल जाएगा हम उसे ट्रू कर देंगे और जहां बोथ दिस आर्ग्यूमेंट आर फॉल्स देन वी हैव फॉल्स। तो कहते हैं कि P implies Q ट्रू है, P implies Q ट्रू है एंड कहते हैं P आपके पास क्या है, फॉल्स है। देखो नेक्स्ट कहते हैं निगेशन P इज ट्रू, निगेशन P के ट्रू होने का मतलब है कि P क्या होगा, फॉल्स होगा। निगेशन नहीं पता तो आप निगेशन वाला लेक्चर भी देख सकते हैं, इट्स अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो आपको हर एक सिंगल टॉपिक पे मिल जाएगा लेक्चर। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि निगेशन क्या है तो आप उसका भी लेक्चर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर्स का लिंक दे दूंगी। देन अगर निगेशन P ट्रू है तो P क्या होगा हमारे पास, फॉल्स होगा। तो अगर P फॉल्स है और P और Q ट्रू है तो इट इम्प्लाइज दैट Q आपके पास क्या होगा, ट्रू। अब सिंपल सी बात है यार, और स्टेटमेंट है, हम कहते हैं कि भाई P और Q ट्रू है लेकिन P नेगेशन P ट्रू है, इसका मतलब है P फॉल्स है। P अगर फॉल्स हो गया तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो स्टेटमेंट ट्रू है वो क्या होगा, Q। तो अगर कभी आप देखते हो इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं जहां आपको पता चल गया कि इन 2 स्टेटमेंट ट्रू हैं लेकिन इनमें से एक स्टेटमेंट फॉल्स है, अब मुझे पता चला Q फॉल्स है तो मैं कंक्लूड कर दूंगी कि P ट्रू होगा, क्योंकि अगर P भी फॉल्स हो और Q भी फॉल्स हो तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा ना। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है इसका मतलब है और Q इसमें फॉल्स है और ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका ये इंप्लाइज करेगा कि P ही यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट होगा। दिस इज द डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। ओके, इसके अलावा 3 बहुत सिंपल से रूल हैं जिसे मैंने अलग अलग एग्जाम्पल से नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्लाइड में सबको कवर करने की कोशिश की है। एडिशन रूल कहता है कि P अगर ट्रू हो गया तो P और Q भी ट्रू ही होगा। तो इसी तरह आप ये Q पे भी कह सकते हो, Q ट्रू हो गया तो P और Q भी ट्रू होगा। तो जब हम रीजनिंग कर रहे होंगे हम देखेंगे कि P और Q है, डिसजंक्शन है और इनमें से हमें अगर अपने हाइपोथेसिस में से या अपने प्रीमाइसेस में से कोई एक भी अगर ट्रू मिल जाता है, Q मिल जाए या P मिल जाए, तो हम इस पूरे स्टेटमेंट को कह देंगे दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि और की कंडीशन में किसी एक का ट्रू होना जरूरी है। दिस रूल इज एडिशन रूल। सिंप्लीफिकेशन कहता है कि अगर P एंड Q ट्रू है तो दोनों ट्रू होंगे, क्योंकि एंड ऑपरेटर में जब दोनों ट्रू होते हैं तो ही ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि P इज ट्रू और ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि Q इज ट्रू। अब डिपेंड करेगा आप कैसे रीजनिंग कर रहे हो, वहां आपको क्या चाहिए। तो ये क्वेश्चन रीड करके क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा हमें P ट्रू लेना है या Q, मगर होंगे दोनों ट्रू, ठीक है। और कंजंक्शन में हमें पता चलता है कि P और Q अगर दोनों ट्रू मिल गए हमारे स्टेटमेंट में तो हम आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट ये भी यूज कर सकते हैं कि P एंड Q भी ट्रू ही होगा। देखने में सब मिलते जुलते लग रहे हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं इनमें। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इन डिफरेंसेस को हम यूज करेंगे। ओके, रेजोल्यूशन इज द लास्ट रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस विच वी आर कवरिंग। तो इसमें है कि अगर P और Q ट्रू है एंड निगेशन P और R भी ट्रू है, ठीक है, तो इससे हम ड्राइव कर सकते हैं कि Q और R भी ट्रू होगा। अब ये कैसे, देखो अगर P ट्रू है तो निगेशन P फॉल्स होगा, अगर निगेशन P ट्रू है तो P फॉल्स होगा। इसका मतलब इनमें से कोई एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है और इनका और ऑपरेटर से ये भी ट्रू मिल रहा है ये भी ट्रू मिल रहा है, तो इसका मतलब है Q और R में से कोई एक तो ट्रू होगा, ठीक है। तो हम कह देंगे Q और R हमेशा ट्रू आएगा क्योंकि इन दोनों में से कोई एक तो ट्रू जरूर है, क्योंकि एक का और ऑपरेटर P के साथ है और एक का निगेशन P के साथ है। तो अगर एक ट्रू है तो सेकंड फॉल्स है और ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, और Q और R में से कोई एक तो ट्रू है, ये हमें इससे हिंट मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल जैस्मिन इज स्कीइंग और इट इज स्नोइंग, तो ये हमें पता चल गया जैस्मिन इज स्कीइंग और इट इज स्नोइंग। फिर कहते हैं इट इज स्नोइंग, इट इज नॉट स्नोइंग था, ओके। फिर कहते हैं इट इज स्नोइंग और बार्ट इज प्लेइंग हॉकी, बार्ट इज प्लेइंग हॉकी।
अब अगर निगेशन एस भी हमें मिल रहा है और एस भी मिल रहा है तो इसका मतलब है एक ट्रू है एक फॉल्स है, और जबकि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो इट इम्प्लाइज दैट जे और बी ट्रू होगा, इनमें से कोई स्टेटमेंट जरूर ट्रू होगा। ठीक है, तो दिस इज द रेजोल्यूशन लॉ। तो देखो इसमें इम्प्लाइज नहीं है, जहां इम्प्लाइज थे उसमें इम्प्लाइज के 3 रूल्स पढ़े हमने, पी इम्प्लाइज क्यू इज ट्रू एंड पी इज ट्रू इम्प्लाइज दैट क्यू इज ट्रू, मॉडस पोनेंट रूल। P implies Q is true, negation Q is true, then negation P is true, modus tollent rule. Next हमने पढ़ा था P implies Q is true and Q implies R is true. We can say that P implies R. ये हमने जो रूल पढ़ा था इसका नाम था हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, और इसी का मिलता जुलता है रेजोल्यूशन लॉ, लेकिन रेजोल्यूशन में और ऑपरेटर यूज हो रहा है। ठीक है, और P एंड निगेशन P यूज हो रहा है। तो इस तरह से आपने समझना है, रटना नहीं। जब समझ लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। लेट्स लीड्स टूवर्ड एन एग्जाम्पल। ओके, पहले रीड करते हैं कि क्या कह रहे हैं इसमें। शो दैट द प्रीमाइसेस, अब आपको क्लियर हो गया प्रीमाइसेस किसे कहते हैं, वो ऑल स्टेटमेंट जिसमें हमारी रीजनिंग बेस करेगी। तो वो प्रीमाइसेस हमें कहते हैं, हम साथ साथ पढ़ते भी और प्रीमाइसेस भी नोट करते हैं। इट इज नॉट सनी दिस आफ्टरनून, तो पहले मैंने इसका प्रोपोजिशन डिजाइन किया कि हम पी कहेंगे इट इज सनी दिस आफ्टरनून। तो जब भी आपको एग्जाम अटैम्प्ट कर रहे हो, कहीं भी कुछ अटैम्प्ट करो, तो पहले प्रोपोजिशन जरूर डिफाइन करो, ताकि जो भी चेक कर रहा है आपका एग्जामिनर उसको पता हो कि जो आपने प्रीमाइसेस आगे ड्रॉ किए इसमें पी क्यू आर एस टी क्या रिवील कर रहा है। सो आई राइट इज पी इट इज सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज कोल्डर देन येस्टरडे। तो मुझे कोल्डर देन के लिए भी एक स्टेटमेंट बनाना था, हमने बना दिया। क्यू इट इज कोल्डर देन येस्टरडे, आप कोई भी नेम दे सकते हो, मैंने पी क्यू आर एस टी यूज किया है। वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज सनी, सो वी विल गो स्विमिंग के लिए हमने आर कर लिया। इट इज सनी क्योंकि हम ऑलरेडी पी में मेंशन कर चुके हैं, इसलिए हमने इसको दोबारा यहाँ मेंशन नहीं किया। ओके, इफ वी डू नॉट गो स्विमिंग, आर क्योंकि स्विमिंग के लिए था तो ये निगेशन आर शो करेगा। अभी मैं सिर्फ प्रोपोजिशन डिजाइन करूँ, सही है, प्रीमाइसेस अभी हम लिखेंगे इसके बाद। देन वी टेक अ कनॉय ट्रिप, कनॉय ट्रिप के लिए एस यूज कर लिया। इफ वी टेक कनॉय ट्रिप देन वी विल बी होम बाय सनसेट, इसके लिए हमने टी यूज कर लिया। तो ये हमने सारे प्रोपोजिशन डिजाइन कर लिए। अब हम अपने प्रीमाइसेस को नोट करते हैं। प्रीमाइसेस है इट इज नॉट सनी, अगर पी सनी है तो नॉट सनी निगेशन पी हो जाएगा। एंड इट इज कोल्डर देन यस्टरडे एंड क्यू, फर्स्ट प्रीमाइसेस मिल गया। सेकंड प्रीमाइसेस में हम कहते हैं वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज सनी, तो वी विल गो स्विमिंग आर ओनली इफ इट इज सनी। ओके, यहाँ स्टूडेंट को ये सनी के लिए क्या यूज किया है हमने, गो स्विमिंग इफ इट इज सनी पी। ओके, यहाँ स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि यहाँ इफ के बाद ये स्टेटमेंट है तो ये इम्प्लाइज ने बाद में क्यों में लिखा है, हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ ओनली का वर्ड यूज हुआ था। तो अगर ओनली इफ आता है तो फिर हम कहते हैं अच्छा अगर जब ये होगा तो ठीक है, तो वी विल गो स्विमिंग ओनली, तो इफ की कंडीशन तो यही है कि अगर हम स्विमिंग पे जाएंगे कब, देन इट इज सनी। तो ओनली इफ जब भी यूज होगा तो आपने इसी तरह लिखना है जैसे लिखा गया है अभी, आर इम्प्लाइज पी। इफ वी डू नॉट गो स्विमिंग, ओके, गो स्विमिंग के लिए आर था तो डू नॉट गो स्विमिंग के लिए हो गया निगेशन आर। देन वी विल गो फॉर द कनॉय ट्रिप, कनॉय ट्रिप के लिए यूज हो जाएगा एस। If we take a canoe trip, then we will be home by sunset. So if we go for the canoe trip S and we will be home by sunset T, ये हो गए हमारे premises। और वो कहते हैं इन premises की बेस पे आपने एक conclusion ड्राइव करना है, वो है we will be home by sunset। तो जिसे हमने यहाँ कहा है T, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो हमने conclusion ड्राइव करना है which is T। ठीक है, तो चलें इन प्रीमाइसेस को यूज करते हैं, अपने रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस को यूज करते हैं और देखते हैं कि ये सारे प्रीमाइसेस लीड्स कर रहे हैं टुवर्ड्स ट्रू और नॉट। देखो अभी कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि टी ट्रू है, सिर्फ अजम्पशंस दिए हैं, प्रीमाइसेस दिए हैं, इनकी बेस पे लेकर आने की टी ट्रू है। अभी सिर्फ लिखा है एस इम्प्लाइज टी ट्रू है, ये नहीं बताया कि टी ट्रू है या नहीं है। सही है, सो लेट्स ओके क्लास, तो प्रीमाइसेस हमने डिजाइन कर लिए हैं और अब हम इन प्रीमाइसेस की बेस पे अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। आर्ग्यूमेंट्स में इन्हीं को यूज करना है, तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं विच इज निगेशन पी एंड क्यू। अच्छा भाई, अब ये आर्ग्यूमेंट मैंने कैसे लिया, क्योंकि ये एक प्रीमाइसेस था, ये गिवन इंफॉर्मेशन थी, इसलिए मैं कह सकती हूँ पी एंड निगेशन पी एंड क्यू ट्रू होगा। अब यहाँ से दो कंक्लूजन ले सकते हैं, निगेशन पी इज ट्रू एंड क्यू इज ट्रू, क्योंकि एंड ऑपरेटर में दोनों ट्रू होते हैं तभी एंड ऑपरेटर ट्रू होता है। मुझे नेक्स्ट प्रीमाइसेस में दिख रहा है कि P यूज हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ से कंक्लूजन P का ही ड्राइव कर लेती हूँ कि निगेशन P इज ट्रू।
क्यू भी ड्राइव कर ले सकते थे अगर आगे क्यू यूज होता, लेकिन आगे हम देख रहे हैं कहीं भी क्यू यूज नहीं हो रहा था। हमने कहा ओके निगेशन पी इज ट्रू विच इज बाय आई थिंक सिंप्लीफिकेशन था, सिंप्लीफिकेशन लॉ से हम ये कह सकते हैं निगेशन पी इज ट्रू। फिर थर्ड प्रीमाइसिस हम ले लेते, थर्ड में हम एक प्रीमाइसिस लेते हैं आर इम्प्लाइज पी विच इज, ये मैंने क्यों लिखा है क्योंकि ये एक प्रीमाइसिस है, गिवन इन्फॉर्मेशन है। ओके अब यहां से कौन सा रूल बना, R implies P is true and negation P is true. We can say that negation R is also true. तो बताइए कौन सा रूल है ये, आप साथ साथ कमेंट से बताते रहें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्या समझ में नहीं आ रहा वो भी आप कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। एंड जो साथ साथ अगर आप आंसर देंगे तो आपको खुद समझ में आता रहेगा कि आपको लेक्चर कितना समझ में आ रहा है। तो अगर आपका जवाब है कि ये है मॉडस टॉलेंट रूल, तो इसका मतलब है कि आपको रूल पढ़ते साथ ही याद भी हो गए। तो ये है मॉडस टॉलेंट रूल। इफ P, R implies P is true, negation P is true implies that negation R is also true. Okay, next premises में कहते हैं negation R implies S is true. ये है हमारे पास एक premises। और इस देखो यहाँ पे क्या बना, निगेशन आर इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, और तो हमने ऐसे एक रूल पढ़ा था पी इम्प्लाइज क्यू इज ट्रू एंड पी इज ट्रू। कौन सा रूल है भैया, जल्दी से सब कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ कौन सा रूल है। और अगर आपका जवाब है मॉडस टॉलेंट रूल तो इसका मतलब है आपको लेक्चर समझ आ गया। तो हम ड्राइव कर सकते हैं आर इज एस इज ऑल्सो ट्रू। सही है, आर इस टाइम हमने पढ़ा था ऐसे पी के, पी इम्प्लाइज क्यू इज ट्रू एंड P is true। तो यहाँ है negation R implies S is true and negation R is true implies that S is true. It is modus ponens rule. ओके क्लास, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है S implies T is true। ये हमारे पास है premises। तो दोबारा से इंप्लीमेंट हो गया यहाँ पे मॉडस एस इम्प्लाइज टी इज ट्रू एंड एस इज ट्रू। ये फिर कहता है मॉडस पोनेंट पे हम कह सकते हैं कंक्लूजन टी इज ऑल्सो ट्रू। तो टी इज ऑल्सो ट्रू इज आवर कंक्लूजन। तो देखिए हमने इन प्रीमाइसेस की बेस पे ये तमाम आर्ग्यूमेंट्स दिए, रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस यूज किए, 3-4 रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस यूज किए, प्रीमाइसेस यूज किए, और हमने अपना डिजायर्ड कंक्लूजन ड्राइव कर लिया। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ये काम खुद से कर सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट। ओके क्लास, सो दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसे रीड करो। सबसे पहले आपने प्रोपोजिशन डिजाइन करने हैं। प्रोपोजिशन में आप बनाओ इफ इट डज नॉट रेन तो आप बनाओ इट इज रेन, इट इज नॉट फॉगी तो आप बनाए इट इज फॉगी, और फिर इससे आप प्रीमाइसेस डिजाइन करें और लीड्स करें। देखें कि ये आपका कंक्लूजन जो है इट रेन, इसकी तरफ आप लेके जा सकते हो अपने आर्ग्यूमेंट्स को या नहीं। और अगर आप ये कर सकते हैं तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अगर नहीं कर पा रहे तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखो, मैं इसी को सॉल्व करूंगी, लेकिन पहले खुद सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।